नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं सुप्रीम ईश्वर भगवान, वो सत्ता जिसको हम सब मिलना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ और कैसे हमारा माइंड और बॉडी उसके साथ कनेक्टेड होके भी डिसकनेक्टेड रहता है। मेरी एक बार वार्ता हो रही थी सहर जी से, मेरे स्पिरिचुअल टीचर से। मैं उसी चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल है। सवाल क्या है? एक दुख है। एक हमारे स्टूडेंट हैं, आज से कई साल पहले उन्होंने बचपन में अपने पिताजी की डेथ को देख लिया था। उन्होंने सपने में एक सांप को काटते हुए देखा था अपने पिताजी को, और उसके कुछ दिन बाद उनके डैडी ख़त्म हो गए। ये कई सालों की बात है, करीब 20-25-30 साल या शायद और पुरानी बात हो, लेकिन आज भी उनको ये दुख रहता है, मलाल रहता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु में कंट्रीब्यूट किया है। और डरते हैं वो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी मदर के साथ भी यही कर बैठूं, या अपनी वाइफ या अपने बच्चों के साथ। हमारा माइंड एक एसोसिएशन की मशीन है, वो चीज़ों को ज़बरदस्ती एसोसिएट करती है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ का एक कारण नहीं होता है। जैसे हम लोग ज़िनोगा में पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग। और ख़ास तौर से जन्म और मृत्यु जैसी चीज़ें, ये तो डिविनिटी या डिवाइन फ्रैगमेंट अपने कब्ज़े में रखती है। हमारे पास, मतलब फिज़िकल एलिमेंट के पास, इस बॉडी के पास थोड़ी सी फ्री विल है, बहुत ज़रा सी। और उसी फ्री विल की वजह से वो अपनी उंगली हिला सकता है, अपनी पलकें झपका सकता है, वो किसी को इनकार कर सकता है, एक चेयर उठाकर यहाँ से वहाँ रख सकता है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़रा सी है। हमारे विचारों में, हमारे एक्टिविटीज़ में बहुत दम नहीं है। इसलिए जब हम लोग ये कहते हैं कि मैंने अपनी फैमिली में किसी की डेथ में कंट्रीब्यूट किया है, तो ये ऐसा है जैसे कि आप कहें मैंने बारिश करा दी और बाढ़ ले आया, या मैंने कहीं पर सुनामी क्रिएट कर दिया। लेकिन मुझे लगता है बहुत गहरे से ये क्वेश्चन इसके बारे में नहीं है, आपके पिताजी के बारे में नहीं है। ये आपका डेथ के साथ जो रिलेशनशिप है, जो आपका नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का है, ये बिगड़ा हुआ है। डेथ उतनी ख़राब चीज़ नहीं है, पेनफुल है लेकिन ख़राब नहीं है। एक तरह से हमने बोरोड इमोशंस ले रखा है। अभी कल ही हमारे एक मित्र हैं, उनका देहांत हुआ है। उनको टंग कैंसर हो गया था। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में वो पहले प्रिंसिपल थे रूरल स्कूल के। उनके जाने के बाद हम सब दुखी तो हुए, लेकिन अब कम से कम वो सफरिंग से फ्री हैं। मैं चाहता हूँ ये बात आपके कान में घुसा करे, याद आया करे कि हम सब के दो रूप हैं। कृष्ण ने जो गीता में कहा है, एक व्यक्त रूप और एक अव्यक्त रूप। तो जब कोई छोड़ के चला जाता है तो अव्यक्त रूप में रहता है। इस समय मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मैं आज ही बेंगलोर से वापस आया हूँ। शरीर थका हुआ है। ये थकावट अव्यक्त रूप में नहीं होती है, ये केवल शरीर के रूप में होती है। तो जो आदमी अपने शरीर को छोड़ के जा चुका है, बहुत सुकून में है। मैं चाहता हूँ इस बातचीत को बहुत ध्यान से सुने। कुछ समझ में आए तो कोई बात नहीं, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, बट सुने। एक बार मैंने सहर जी को पूछा कि आप तो अक्सर समाधि में रहते हैं, तो आपको अपने आसपास की दुनिया के बारे में कोई आभास है, कोई कॉन्शियसनेस है? क्योंकि अक्सर वो जब मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, ये स्वप्न है, ये इल्यूजरी है। तो मैं उनसे पूछ रहा था, आपके लिए ये दुनिया सच है या इल्यूजरी है? तो सहर जी का आंसर बहुत ही
बहुत ही डीप है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको आप ध्यान से सुने, समझने की कोशिश ना करें। वो कहते हैं ये सब फोकस का मामला है, हमारा माइंड कहाँ फोकस करता है। बोलते हैं तुम्हारा मन दुनिया पर फोकस्ड है। ये बहुत समय पहले की बात है। तो कहते तुम्हारा मन दुनिया पर फोकस्ड है और मैं 24 घंटे रियलिटी पे फोकस्ड रहता हूँ। ये ऐसा है जैसे कि दिन के समय चंद्रमा एकदम ब्रॉड डे लाइट में जब सूरज चमकता है तो चांद कहाँ दिखाई देता है, ऐसे ही मुझको ये दुनिया दिखती नहीं है, आभास ही नहीं होती है, क्योंकि मैं रियलिटी के प्रति बहुत क्लियरली जगा हुआ हूँ। सर जी कहते हैं देखो, जब तुम खाना खाते हो तो जैसे ही निवाला तुम्हारे मुंह में होता है तुम्हें पता चलता है। जब तक तुम उसको चबाते हो, उसका स्वाद लेते हो, जब तक तुम उसको निगलते हो, तब तक तो तुम्हें उसके बारे में आभास होता है। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे गले के नीचे उतरा तुम्हें उसका आभास ख़त्म हो जाता है। भोजन तो तुम्हारे गले में, तुम्हारे पेट में होता है, लेकिन उसका आभास और ख़ास तौर से उसका टेस्ट वो तो एकदम ख़त्म हो जाता है। और वहीं अगर मान लो तुम्हें पेट में भोजन को पचते समय एक्सपीरियंस करते रहो तो कितना दर्द होगा। यही तो होता है जब तुम्हें पेट दर्द होता है, किसी को इन्फेक्शन होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, तो पेट में भोजन का आभास है जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। सर जी कहते हैं नॉर्मली हमारे माइंड को एक तरह की एबियंस में होना चाहिए। एबियंस मतलब जैसे हमारा हाथ पैर होता है, जब उसको चलना होता है तो चलता है और जब आराम करना होता है तो आराम करता है। हमारी आँखें हैं वो 24 घंटे नहीं खुली रहती, उसको हम आराम देते हैं, बीच बीच में पलक झपकाते हैं। ऐसे ही हमारे मन को भी होना चाहिए, कुछ देर के लिए आराम कर सके, लेकिन वो 24 घंटे चलता रहता है। तो एक आदमी जो एनलाइटेंड है उसके लिए ये दुनिया चल रही है और उसको पता चलता रहता है, और जानने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने उनसे पूछा, इसका मतलब ये है कि आप जब कुछ काम करते हो तभी आप उसके बारे में आभास होता है, नहीं तो बस सब कुछ चल रहा है आपके आसपास बिना आपके किसी कंसर्न के, बिना आपके किसी कॉन्शियस एफर्ट के। सर जी कहते हैं एक आम आदमी, एक एवरेज इंसान, वो भी अपने शरीर को कहाँ एक्सपीरियंस करता है 24 घंटे। वो एक्सपीरियंस करता है सेंसेशंस, फीलिंग्स, अपने मन में चलने वाले विचार, थॉट्स। और ये भी जब अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है, जब डिटैचमेंट आना शुरू हो जाता है, तो हमारे कॉन्शियसनेस के सेंटर से धीरे धीरे दूर हो जाता है। बस हमारे बॉडी में सेंसेशंस चलते रहते हैं, फीलिंग्स चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, हमको पता भी कहाँ चलता है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर जी ये बताइए, आखिर हमारी कॉन्शियसनेस का सेंटर है क्या चीज़? वो अपने आप में कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? तो उसका जो जवाब मुझे मिला, उसके बाद से मेरे माइंड का साइलेंस इतना बढ़ गया, ऐसा हो गया था जैसे किसी ने अचानक से मेरे मन के अंदर में एक रेगुलेटर लगा रखा हो और आवाज़ को एकदम लो कर दिया। विचार और फीलिंग्स और सेंसेशंस एकदम कम हो गए थे इस चीज़ को सुनने के बाद। इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान से केवल सुने। सहर जी कहते हैं कॉन्शियसनेस वहाँ से आती है जिसका कोई नाम नहीं हो सकता, जिसका कोई रूप नहीं है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। और कॉन्शियसनेस वहाँ से आती है जो कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड है। सहर जी ने बताया कि तुम ऐसे कह सकते हो जैसे कि कॉन्शियसनेस का एक पॉइंट है, वहाँ से कॉन्शियसनेस आता है। जैसे किसी कागज़ में एक होल कर दो, टुकड़ा कर दो, एक छेद कर दो। वो छेद कागज़ में भी होता है लेकिन कागज़ में नहीं भी होता है, वो कागज़ के पार भी होता है, क्योंकि वो तो छेद हो गया ना। इसी तरह से हमारा सुप्रीम स्टेट भी होता है, डिवाइन फ्रैगमेंट का स्टेट। वो हमारी कॉन्शियसनेस का स्रोत भी होता है, सेंटर भी होता है, और फिर भी उसके बियॉन्ड होता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे माइंड के अंदर में एक छोटी सी ओपनिंग है और उससे हमारे मन के अंदर रोशनी की
बाढ़ आ रही है, पूरी तरह से हमारे माइंड को रोशनी भर देता है उस होल में से। और वो जो ओपनिंग है वो लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, जस्ट ओपनिंग है, गैप है। मैंने पूछा इसका मतलब वो एक खाली गैप है और कुछ नहीं है? सर जी कहते हैं हाँ, वो एब्सेंस है, गैप है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से वो एक रोशनी को आने के लिए स्पेस है। और उसमें से जो निकल के आता है, जब तुम उसको एक्सपीरियंस करोगे तो तुम कहोगे तो बहुत सख्त, बहुत डेंस पत्थर की तरह, जो बिल्कुल बदल नहीं सकता, एकदम प्योर मास है अवेयरनेस का, जिस पर कोई मेंटल पैटर्न्स, कोई थॉट्स, कोई इमोशंस, कोई नाम कुछ नहीं अप्लाई करता। जैसे गहरी नींद में कोई चीज़ टच नहीं कर पाती, ऐसे ही उस लाइट को कोई चीज़ टच नहीं कर पाती। तो मैंने उनसे पूछा सहज जी से, अच्छा ये बताइए, हमारी मेंटल स्पेस में और सुप्रीम में, डिवाइन फ्रैगमेंट में कोई कनेक्शन है? सहज ने कहा बिल्कुल, हमारी सुप्रीम की वजह से ही हमारा माइंड एग्जिस्ट करता है और हमारे माइंड की वजह से हमारा बॉडी एग्जिस्ट करता है। तो मैंने पूछा इसके बियॉन्ड क्या है फिर? सहज जी बोलते हैं थोड़ा समझो इस चीज़ को। मान लो मेरे पास कोई आदमी आए और वो बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत बड़ा चमत्कारी ताकत वाला इंसान हो, और वो अपने आप को कई 100 सालों तक ज़िंदा रखे, मान लो 1000 साल तक ज़िंदा रखे, और मुझे आके बताए कि मैं ये सब कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा ठीक है, 100 साल हो चाहे 1000 साल, मेरे लिए किस काम का? क्योंकि जो मैं हूँ, जो मेरी डिवाइन फ्रैगमेंट की स्टेट है, वो तो टाइम के बियॉन्ड है, उसमें कोई साल की गिनती नहीं होती है। बल्कि मेरे देखे तो ये दुनिया इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि मैं हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में लिप्त नहीं हूँ, मैं से अलग हूँ, डिटैच्ड हूँ। तो मैंने सहज जी से कहा लेकिन आप तो हैं, आप मुझे दिख रहे हैं इस दुनिया में जिंदा। सहज जी कहते हो तुम कह रहे हो ना, मैं तो देख रहा हूँ जैसे ये दुनिया है, ऐसे इस दुनिया में ये जिसको तुम मेरा शरीर कह रहे हो ये है, और जिसको तुम मेरा मन कह रहे हो वो है। लेकिन तुम अपने शरीर को अपना मानते हो, लेकिन मुझे अपना शरीर अपना नहीं लगता, इस दुनिया का लगता है। ये शरीर इस दुनिया का हिस्सा है, समय का, इस दुनिया के स्पेस का, लेकिन मैं तो टाइमलेस हूँ, मैं तो स्पेस के परे हूँ। तो मैंने उनसे पूछा लेकिन एक बात बताइए, जब इस दुनिया में सब कुछ आप ही की वजह से, सुप्रीम की वजह से है, तो क्या आपने इस दुनिया को क्रिएट नहीं किया? बोलते हैं ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए तुम्हें मेरे तत्वों को समझना पड़ेगा। इस दुनिया में ढेर सारी पोटेंशियलिटीज़ हैं, चीज़ें एक में से दूसरे निकलती हैं, फिर ख़त्म होती हैं, फिर नई आती हैं, तो वो मेरे तत्वों में नहीं है। जो सुप्रीम में कोई चीज़ लिमिटेड नहीं है, मेरे तत्वों में कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, मेरी रोशनी में सब कुछ होता है। जैसे एक सूरज की रोशनी में छोटे छोटे कण, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो चमकते हैं, तो सूरज की वजह से वो चमकते हैं, सूरज उनको क्रिएट थोड़ी करता है। बल्कि अगर ये भी कहोगे कि सूरज की किरणों को तो पता भी नहीं होगा कि ये कण एग्जिस्ट करते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने पूछा मैं आपसे सवाल कह रहा हूँ, आप मुझे आंसर दे रहे हो, तो क्या आप इस पूरे प्रोसेस के प्रति कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं? सर जी कहते हैं देखो, रियलिटी में ना ही तो मैं सुन रहा हूँ, ना ही तो मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ। ये तो इस पूरी दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, उसमें सवाल आ रहा है और उसी में आंसर निकल के आ रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे हो रही है, बस सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो क्या आप हर चीज़ के विटनेस हैं? जिसको कृष्ण ने साक्षी कहा है वो हैं आप? सहर जी पूछने लगी मुझसे क्या होता है विटनेस? वो तो केवल एक शब्द है। तब अचानक से वहाँ बारिश हुई, बारिश रुक गई। सहर जी कहते देखो, बारिश हुई और बारिश रुक गई, सब कुछ गीला हुआ लेकिन मैं नहीं। मैंने केवल
इस बारिश को विटनेस किया। मैंने कहा देखिए, एक एनलाइटेंड आदमी जो पूरी तरह से एनलाइटेंड है, वो खाना खाता है, पानी पीता है, तो क्या इन सब चीज़ों के लिए वो अवेयर रहता है? तो लास्ट में एक बड़ी ही काम की चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की, मैं चाहूँगा इसको आप ध्यान से सुने। बोलते जो कि चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ का एक कॉन्शियसनेस हैपन हो रहा है, और वो होता है एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, जिसको हम लोग जुनोगा में यूनिवर्सल डिवाइन माइंड कहते हैं। और इस दुनिया में सभी चीज़ों का, सभी ऑब्जेक्ट्स का कॉन्शियसनेस मिलकर के इस ब्रह्मांड को बनाता है, यूनिवर्स को। लेकिन इन दोनों के बियॉन्ड, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड और इस यूनिवर्स के बियॉन्ड, इन दोनों को सपोर्ट करने वाला एक सुप्रीम स्टेट है, और वो स्टेट है अटर साइलेंस का, स्टिलनेस का। जो वहाँ चला जाता है वो गायब हो जाता है। उसको तुम शब्दों से या विचारों से अप्रोच नहीं कर सकते। तुम अपने तरीके से उसको ईश्वर बोलते हो, परब्रह्म बोलते हो, सुप्रीम रियलिटी बोलते हो, डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हो, लेकिन ये सारे के सारे नाम तुम्हारे विचारों ने दिए हैं, तुम्हारे मन ने दिए हैं। सच पूछो तो वो नेमलेस है, उसमें कोई कंटेंट नहीं है जो तुम्हें पकड़ में आ सके। वो तुम्हारे एफर्ट के बियॉन्ड है, वो तुम्हारी बीइंग और नॉन बीइंग के बियॉन्ड है। तो मैंने लास्ट में उनसे पूछा, लेकिन एक बात बताइए, क्या ऐसी कंडीशन में वो आदमी कॉन्शियस रहता है, होश में रहता है? तो लास्ट सेंटेंस में चाहता हूं दोस्तों, आप इसको प्लीज़ एकदम ध्यान से सुनिए। कहते हैं ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स तुम्हारे माइंड का कपड़ा है। तो तुम ये कह सकते हो कि जो सुप्रीम है, जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, उसका कपड़ा कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियस नहीं रहती, वो अपने अंदर में से कॉन्शियसनेस को फैलाती है। जैसे तुम्हारे शरीर में से खुशबू निकलता है, ऐसे। बस इसके बाद में एकदम शांत हो गया, कुछ नहीं बोला बहुत देर तक। ये घटना कब और कहाँ हुई ये मत पूछिएगा दोस्तों, ऐसी बातचीत अक्सर होती रहती है मेरी, और जो कुछ थोड़ा बहुत याद आता है मैं आपसे ज़रूर शेयर करता रहूँगा। आज इतना ही। अगर आप इस विज्ञान में इंटरेस्टेड हैं, जुनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में, तो इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।